मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर पर आधारित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को। इन वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ ही साथ इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशंस भी होंगे विलियम शेक्सपियर के प्लेज की, जो कि हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। इन पर मैं पहले भी 4 वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा कर के देख लें। यह हमारा 5वां वीडियो है, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जा कर के आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, देखो वी आर सच स्टफ। पहले ही स्पीच आ गई है, ज़रा ध्यान से समझना, इम्पॉर्टेंट स्पीच है। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ। सच स्टफ का मतलब क्या होता है कि हम वही पदार्थ हैं जिनसे सपने बनते हैं। बी आर सच स्टफ मीन्स कोई ठोस पदार्थ होता है। एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ, जिससे सपने बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमारा छोटा सा जीवन है और वो जीवन नींद से घिरा हुआ है। मतलब जीवन एक सपना है। जिस तरीके से सपना स्थायी नहीं होता, उसी तरह से जो जीवन हमारा होता है वो भी स्थायी नहीं होता। जीवन एक क्षणभंगुर है, यानी कि जीवन बस एक क्षणभंगुर सपना है जो मृत्यु की नींद से घिरा हुआ है। यानी कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसे कभी ना कभी मरना है। ये बात कौन कहता है? प्रेस्पेरो कहता है। कौन से प्ले में? टेम्पेस्ट प्ले में कहता है। और ये लाइनें कहाँ नज़र आती हैं आपको? एक्ट 4 सीन 1 में नज़र आती हैं, ठीक है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारी सी स्पीच दे रखी है, यानी कि एक सॉलिलॉक्वी दे रखी है। टू बी आर नॉट टू बी, डैट इज़ द क्वेश्चन। ये टू बी आर नॉट टू बी, डैट इज़ द क्वेश्चन, ये जो लाइन है वो प्रिंस हैमलेट के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। और कौन से प्ले में? हैमलेट प्ले में। और इसमें कौन सा एक्ट होता है? एक्ट 3 और सीन 1 होता है। अब इन लाइनों का मतलब क्या है? टू बी आर नॉट टू बी, क्या इसमें एक्चुअली वो असमंजस में है? क्या सही है क्या गलत है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तब वो कहता है कि क्या उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए या मरकर उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। हैमलेट यहाँ पर जो मंच होता है, मंच पर बिल्कुल अकेला है और अपने उद्देश्य और जीवन के बारे में सवाल पूछ रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये ननरी सीन में हैमलेट द्वारा दिया गया स्पीच है, तो ध्यान बनाए रखना। अगर आपने हैमलेट प्ले को पढ़ रखा है तो आप ननरी सीन को अच्छे से जानते होंगे। उसी सीन में हैमलेट जो है ये स्पीच देता है, ठीक है। टू बी आर नॉट टू बी, वो बड़ा कन्फ्यूजन में है, सही क्या है गलत क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, यही क्वेश्चन उसके दिमाग में चलता रहता है। नेक्स्ट स्पीच, और बहुत ये भी इम्पॉर्टेंट स्पीच है, एक एक स्पीच आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। वो कहता है कि अगर संगीत प्रेम का भोजन है तो उसे बजाते रहो, प्ले ऑन कर दो, बजने दो। ये 12th नाइट की ओपनिंग लाइन है, ध्यान बनाए रखना। जब भी आप 12th नाइट प्ले को पढ़ोगे तो वेरी फर्स्ट लाइन आपको यही नज़र आएगी, इसी से इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर एक्चुअली दिखाया क्या जाता है, जो ड्यूक ओर्सिनो होता है वो ओलिविया से प्यार करता हुआ दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन ओलिविया ड्यूक ओर्सिनो के प्यार को ठुकरा देता है। तभी बेचारा देवदास बन करके लेटा हुआ और कहता है कि इफ़ म्यूजिक द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ठीक है। ध्यान बनाए रखना, ए ड्यूक ओर्सिनो द्वारा बोला जाता है 12th नाइट में, और एक्ट 1 सीन 4 है आपका। अगला स्पीच देखो, फिर से एक अच्छा स्पीच आया है। फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर, यानी कि यहाँ पर वो पुकार रहा है, कह रहा है, एक पूरी भीड़ को वो स्पीच दे रहा है और कह रहा है, दोस्तों रोमन्स और कंट्रीमैन यानी कि देशवासियों, लैंड मी योर ईयर्स का मतलब होता है अपने कान मुझे उधार दे दो। मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि मुझे ध्यान से सुनो। वो अपनी बात को ध्यान से सुनने के लिए लोगों से कह रहा है, और तभी वो संबोधित करते हुए कह रहा है, दोस्तों या रोमन्स या कंट्रीमैन। यहाँ पे कहता कौन है कि मुझे ध्यान से सुनो या मेरी बात को ध्यान से सुनो? एंटनी कहता है कि लोगों के अच्छे काम उसके साथ ही मर जाते हैं। फिर भी वह सीजर के यहाँ पर इन लाइनों में जब आप उसकी पूरी स्पीच को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा
कि एंटनी शुरुआत में आता है और लोगों से कहता है, लोगों के अच्छे काम उसके साथ ही मर जाते हैं। फिर वह सीजर के कई सारे अच्छे कामों की एक लिस्ट देता है और लास्ट में वो कहता है बाद में कि वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था सीजर, और कहता है कि मैं यहाँ सीजर को दफनाने आया हूँ, उसकी प्रशंसा करने नहीं आया हूँ। इस तरीके की बातें करता है। तो लेंड मी योर ईयर्स का मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस शब्द को ध्यान बनाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एंटनी कहता है और जूलियस सीजर प्ले है आपका एक्ट 3 और सीन 2 है। अगली अगर हम बात करें, एक और स्पीच दे रखा है यहाँ पे इट से मतलब दोस्तों लाइफ है, जीवन, यानी कि इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइज नथिंग इज ऑफ मैकबेथ फ्रॉम द प्ले मैकबेथ। ये मैकबेथ के द्वारा बोला जाता है और प्ले भी कौन सा है, मैकबेथ है। लेकिन सीन दोस्तों कौन सा दिखता है, सीन 5 है और एक्ट 5 है और सीन 5 है। ठीक है, इसमें आखिर इसका मतलब क्या है, पहले तो इसका मतलब अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने बताया इस स्पीच में इस बात पर जोर दिया गया है कि जीवन में कोई अर्थ या उद्देश्य नहीं है। जो व्यक्ति का जीवन होता है उसका कोई अर्थ और कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि जीवन एक मूर्ख द्वारा कही गई कहानी है जो शोर और गुस्से से भरी है। यानी कि जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा शोरगुल और गुस्से से भरी हुई है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, सिग्निफाइंग नथिंग ये बोलता है। तो ध्यान से आपको समझ आ गया होगा इस पूरी लाइन को, कोटेशन को, कि इसमें किस बात पर जोर दिया गया है। ठीक है, जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य नहीं है, बल्कि जीवन एक मूर्ख द्वारा कही गई कहानी है जो शोर और गुस्से से भरी है, जिसका कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इन लाइनों में जो मैकबेथ है वो निराशावाद का शिकार दिखाया जाता है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से पेसिमिस्टिक हो चुका है दोस्तों। अगली एक और अच्छी लाइन आपके सामने आ गई है मर्चेंट ऑफ वेनिस की, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ। ये पोर्सिया द्वारा दया पर दिया गया एक भाषण है जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में दिया जाता है और ये एक्ट 4 सीन 1 में नज़र आता है। मतलब मैंने पहले ही बता दिया है, क्वालिटी ऑफ मर्सी ये लाइन्स मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई हैं। पोर्सिया द्वारा दयालुता पर दिया गया एक स्पीच है। दयालुता का गुण दबाव से उत्पन्न नहीं होता। इस पूरे स्पीच में पोर्सिया आखिर कहती क्या है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, कि जो दयालुता है यानी कि जो मर्सी है, मर्सी का जो गुण है वो दबाव से, किसी के ज़बरदस्ती करने से उत्पन्न नहीं होता। जिस तरह से आकाश से ज़मीन पर धीमे धीमे वर्षा होती है, उसी तरीके से जो दयालुता होती है वो भी व्यक्ति के मन में स्वेच्छापूर्वक प्रकट होती है। फिर आगे ये भी इन लाइनों में बताया गया था कि ये जो हमारी मर्सी होती है, दयालुता होती है, ये दोहरा वरदान होती है। ये दयालुता दिखाने वाले और जिस पर हम लोग दयालुता दिखाते हैं, दोनों को खुशी प्रदान करती है। तो ये लाइनें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक्ट 4 और सीन्स 1 से इन लाइनों को लिया गया है। किसके द्वारा बोला गया है? पोर्सिया के द्वारा। कौन से प्ले में? मर्चेंट ऑफ वेनिस में। अगला अगर हम बात करें, एक बहुत प्यारा सा स्पीच फिर से आ गया है, लेट रोमन इन टाइवर मेल्ट इस द एंटनी द्वारा बोला गया है ये, और एंटनी एंड क्लोपेट्रा में ये लाइनें होती हैं एक्ट 1 और सीन 1 में। बट इन लाइनों का मतलब क्या है? लेट रोम इन टाइवर मेल्ट। यहाँ पर टाइवर एक नदी का नाम है और मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। ठीक है, कि जो तिबर नदी में रोम को पिघला दो, मतलब रोम तिबर नदी में विलीन हो सकता है। रोम में अब कुछ भी हो जाए, लेकिन अब वह क्लोपेट्रा को छोड़ करके नहीं जाएगा। कौन कहता है यहाँ पर? एंटनी कहता है। ध्यान बनाए रखना कि अब मैं क्लोपेट्रा को किसी भी हालत में छोड़ करके नहीं जाऊँगा, उसके बिना नहीं रह सकता। अब रोम में कुछ भी हो जाए, चाहे रोम जो है वो तिबर नदी में विलीन ही क्यों ना हो जाए, तिबर नदी में, इसीलिए वो यहाँ पर एक स्पीच इस तरीके से बोलता है कि लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, यानी कि इसे तिबर नदी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत प्यारी सी स्पीच है। अच्छा, एक एंटनी एंड क्लोपेट्रा की एक और इम्पॉर्टेंट स्पीच है, एज कैन नॉट विदर हर नार कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वेराइटी इज ऑफ। ये इनोबार्बर्स के द्वारा
लाइनें बोली जाती हैं एंटनी एंड क्लोपेट्रा में, और ये एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में नज़र आता है। बट इस लाइन को ज़रा प्यार से समझ लीजिएगा एक बार, ठीक है, आपको पूरा समझ आ जाएगा। मैंने क्या बताया, जब आप इस लाइन को पढ़ोगे तो इन लाइनों में एनोबार्बस के द्वारा बोली जाती है, ये तो तुमको पता है। उसका मानना क्या था, यहाँ पर इन लाइनों में जो एनोबार्बस था वो ये मानता था कि एंटोनी कभी भी क्लोपेट्रा से नहीं उबेगा, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ साथ वह उसके लिए और ज़्यादा आकर्षित हो जाएगी। यानी कि ये जो एज है, उम्र है, वो क्लेपेट्रा को एज कैन नॉट विदर हर, यानी कि जो उम्र है वो उसकी खूबसूरती को कम नहीं कर सकता, नार कस्टम स्टेल, और ना ही यहाँ के कोई रीति रिवाज, ठीक है, हर इनफाइनाइट वैरायटी, बल्कि समय के साथ, उम्र के साथ उसकी ये सुंदरता बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, शेक्सपियर बिकेम अ शेयर होल्डर इन दी 2 ऑफ द लीडिंग थिएटर्स। यहाँ पर 2 लीडिंग थिएटर थे उनके नाम दिए गए हैं, और उनके शेयर होल्डर कौन थे, विलियम शेक्सपियर थे। उन दोनों थिएटर के नाम क्या है, पहला नाम है द ग्लोब थिएटर और दूसरे का नाम है ब्लैक फ्रायर थिएटर। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है हमारा, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लोपेट्रा आर दी प्लेज डैट हैव द हिस्टोरिकल एलिमेंट। यहाँ पर 3 प्लेज के नाम दिए गए, एक जूलियस सीजर है, दूसरा एंटनी एंड क्लोपेट्रा है और तीसरा कोरियोलेनस है। ये तीनों के तीनों प्ले हिस्टोरिकल एलिमेंट इसमें नज़र आते हैं, लेकिन जो स्कॉलर हैं, विद्वान लोग हैं, डोंट प्लेस देम इन दी कैटेगरी ऑफ हिस्ट्री, लेकिन इन प्ले को इन्होंने हिस्ट्री की कैटेगरी में नहीं रखा है। दे आर नोन, तो इन तीनों प्लेज को कौन सी कैटेगरी में रखा है, तो रोमन प्लेज की कैटेगरी में रखा है। ध्यान बनाए रखना, जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से विलियम शेक्सपियर का कौन सा रोमन प्ले है, तो 4 दूसरे प्ले के नाम, 3 दूसरे प्ले के नाम दे रखे होंगे, एक इनमें से, तो तीनों रोमन प्ले इनके ध्यान बनाए रखना, जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लेपेट्रा और कोरियोलेनस। अगला स्टेटमेंट है हमारा कि हु इज रॉयल क्रिमिनल बीक इन क्रिमिनलिटी। तो यहाँ पे जॉन होता है, कौन होता है, जॉन। जॉन जो है वो शाही अपराधी है, लेकिन अपनी आपराधिकता में कमज़ोर है, ठीक है, बीक है। और अगला स्टेटमेंट है हु इज रॉयल संत बीक इन दी सेंटलीनेस, यानी कि वो हेनरी 6 दिखाया जाता है। हेनरी 6 शाही संत है, लेकिन अपनी संतता में कमज़ोर है। ठीक है, अगला देखो क्या है कि हु इज़ द रॉयल क्रिमिनल स्ट्रॉन्ग इन हिज क्राइम। ये रॉयल क्रिमिनल किसको कहा जाता है, जो कि अपने क्राइम में भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, किसको बोला जाता है, रिचर्ड III को बोला जाता है। अगला स्टेटमेंट हमारा कौन सा है, यह है द हिस्ट्रीज लाइक द ट्रेजेडीज आर फॉर द रीडर, किसके लिए, पाठकों के लिए। रीडर्स का मतलब होता है जो पढ़ते हैं, पाठकों के लिए स्कूल ऑफ डिसिप्लिन है। मतलब ये है कि जिस तरीके से ट्रेजेडी रीडर्स के लिए अनुशासन का स्कूल है, उसी तरीके से जो हिस्ट्री होती है वो भी रीडर्स के लिए अनुशासन का स्कूल है। यानी कि ये दोनों चीज़ें कौन कौन सी, ट्रेजेडी की तरह जो हिस्ट्री हैं, वो दोनों ही पाठक के लिए क्या है, एक डिसिप्लिन ऑफ स्कूल है या स्कूल ऑफ डिसिप्लिन है। ठीक है, ये बात किसने कही, ये बात कहने वाले कौन थे, एडवर्ड डाउडेन थे। और इन्होंने किस में कहा था, तो इन्होंने एक वर्क लिखा था शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, उसमें ये बात बोली गई कि हिस्ट्रीज और ट्रेजेडीज ये दोनों क्या हैं, स्कूल ऑफ डिसिप्लिन। अब रिचर्ड II की लाइनें देख लो, नॉट ऑल द वाटर इन द रफ रूट सी कैन वॉश द वार्म ऑफ फ्रॉम द अनॉइंटेड किंग, द ब्रेथ ऑफ वर्ल्डली मैन कैन नॉट डिस्पोज द डिप्टी इलेक्टेड बाय द लॉर्ड, वेयर डू दीज लाइन अपीयर। ये लाइनें कहाँ अपीयर होती हैं, तो रिचर्ड II एक्ट 3 और सीन 2 में ये लाइनें नज़र आती हैं। मतलब ये है कि रिचर्ड को यह विश्वास है कि वह ईश्वर द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल करके शासन करता है, तथा किसी भी मानव या नागरिक के पास वास्तव में ईश्वर द्वारा नियुक्त राजा को सिंहासन से हटाने की शक्ति नहीं है। यहाँ रिचर्ड इंग्लैंड की धरती और हवा का अभिवादन करता है और इस धरती से अपने दुश्मनों को दूर भगाने का भी प्रयास करता है। ठीक है, किसमें, ये एक्ट 3 और सीन 2 की कहानी चलती है इसमें।
ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं मच एडो अबाउट नथिंग, दूसरा है हमारा ट्वेल्थ नाइट, और तीसरा है मर्चेंट ऑफ वेनिस, और चौथा है हमारा एज यू लाइक इट। ये चारों के चारों प्लेज को क्या कहा जाता है? द मैच्योर कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विलियम शेक्सपियर की मैच्योर कॉमेडी कौन कौन सी हैं, तो आप इन्हीं चारों का नाम ले देना है। पहला मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। ये चारों मैच्योर कॉमेडी हैं। अगला अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? ऑल बेल्स डेट एंड्स बेल, मेजर फॉर मेजर, टॉयलेस एंड क्रेसिडा आर दी प्लेज। ये सभी तीनों क्या हैं? प्ले हैं, नाटक हैं। विच आर कंसिडर्ड, जिनको माना जाता है एज कॉमेडीज। क्या माना जाता है? इन तीनों को कॉमेडी माना जाता है। एज क्यों माना जाता है? क्योंकि दे एंड हैप्पीली, इनका हैप्पी एंडिंग होता है, यानी कि ये सभी प्ले जो हैं इनका एंड जो दिखाया जाता है वो हैप्पी एंड दिखाया जाता है। बट इन जनरल टोन इज मार्ग, लेकिन अगर जनरल टोन की बात करें तो इनको किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है? यानी कि तो सॉम्बर प्लेज के कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो अगर अब फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विलियम शेक्सपियर के कौन कौन से प्ले जो हैं वो सॉम्बर प्ले की कैटेगरी में आते हैं, तो आप तुरंत कह दीजिएगा ऑल बेल्स डेट एंड्स बेल, मेजर फॉर मेजर और ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ये सॉम्बर प्ले की कैटेगरी में आते हैं। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, सॉम्बर प्ले क्या होते हैं? शोकपूर्ण नाटक जो नहीं होते हैं जिसमें उदासी वगैरह दिखाई जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? सॉम्बर प्ले कहते हैं। ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है? शेक्सपियर्स रोमन्स प्ले आर बेस्ड ऑन। विलियम शेक्सपियर के जितने भी रोमन प्ले हैं वो किस पर आधारित हैं? तो नॉर्थ के ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइफ पर आधारित हैं। ठीक है। अगला बात करते हैं हु कॉल्ड शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को मिलीफ्लुअस शेक्सपियर किसने कहा? तो थॉमस हेवुड ने कहा था। मिलीफ्लुअस का मतलब होता है बहुत मधुर वाणी हो, जिसकी मधुर भाषा हो। ठीक है, शब्दों का चुनाव बहुत प्यारा हो, जिसके शब्दों का जैसे जब भी आप उनके शब्दों को सुनो तो बस मन करे तो सुनते ही चले जाओ। तो इस शब्द को हम कहते हैं मिलीफ्लुअस, मधुर भाषी। ठीक है, थॉमस हेवुड के द्वारा बोला गया। तो किसने कहा शेक्सपियर को मधुर भाषी? शेक्सपियर थॉमस हेवुड। अगला क्या है हमारा? विच हिंदी फिल्म इज बेस्ड ऑन हैमलेट। हैमलेट पे कौन सी? हैदर फिल्म जो है वो आधारित है हैमलेट प्ले पर। Shakespeare was the man who of all modern and perhaps ancient poet had the largest and most comprehensive soul. Whose remark is this? ये रिमार्क किसका है? तो ये जॉन ड्राइडन का रिमार्क है। जॉन ड्राइडन कहते हैं कि शेक्सपियर वह व्यक्ति थे जिनकी आत्मा सभी, चाहे वो हमारे मॉडर्न पोइट रहे हों, चाहे वो हमारे एंसेंट पोइट रहे हों, यानी कि आधुनिक और प्राचीन कवियों में सबसे बड़ी और व्यापक आत्मा बोला है। यानी कि हैड द लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी, और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल का मतलब होता है सबसे व्यापक आत्मा। तो किसने बोला? जॉन ड्राइडन ने। किसकी आत्मा को सबसे बड़ी और सबसे व्यापक आत्मा बोला है? विलियम शेक्सपियर की। यानी कि अब तक जितने भी पोइट हुए हैं, चाहे वो मॉडर्न पोइट रहे हों, चाहे वो हमारे एंसेंट पोइट रहे हों, उन सबकी आत्माओं में सबसे महान आत्मा किसकी है? विलियम शेक्सपियर की है। ऐसा कौन कहते थे? जॉन ड्राइडन बोलते थे। अगला, ओथेलो इज़ फेमस फॉर क्रेडुलिटी। यानी कि जो ओथेलो है वो किसके लिए फेमस है? क्रेडुलसनेस के लिए, यानी कि क्रेडुलिटी के लिए फेमस है। क्रेडुलिटी क्या होती है? ये हमारे भोलेपन के लिए बोला जाता है। तो ओथेलो बहुत भोला दिखाया जाता है, तो ये अपने भोलेपन के लिए जो है वो फेमस है। अगला, एम्बिशन इज़ फाउंड इन। एम्बिशन किस में पाई जाती है? महत्वाकांक्षा सबसे ज़्यादा मैकबेथ में पाई जाती है, क्योंकि मैकबेथ प्ले में मैकबेथ जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो राजा डंकन की भी हत्या कर देता है और उसके सिंहासन पर वह खुद बैठ जाता है। अगला क्या है? फिलॉसफिक मेडिटेशन इज़ प्रेजेंट इन। जो फिलॉसफिक मेडिटेशन है, दार्शनिक ध्यान किस में पाया जाता है? तो फिलॉसफिक मेडिटेशन किस में? हैमलेट में पाया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो किंग लियर है, किंग लियर इज़ नोन फॉर सिंप्लिसिटी। किंग लियर किसके लिए जाना जाता है? अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है, यानी कि सादगी के लिए जाना जाता है। और जो ब्रूटस होता है वो अपनी श्रेष्ठता के लिए जाना जाता है, नोबेलिटी। एंटोनियो फॉर फ्रेंडशिप, एंटोनियो अपनी दोस्ती के लिए जाना जाता है। और यागो फॉर विलेनिटी, इसका मतलब यागो जो है वो अपनी खलनायकी के लिए जाना जाता है, खलनायक है।
मिरांडा और पर्डिटा की अगर हम बात करें तो जो मिरांडा है और पर्डिटा है वो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। इमोजिन जो है वो अपनी फाइडेलिटी के लिए जानी जाती है। इमोजिन अपनी निष्ठा के लिए, फाइडेलिटी का मतलब होता है निष्ठा के लिए। और जो डेस्डेमोना होती है वो अपने डिवोशन के लिए जानी जाती है, भक्ति के लिए जानी जाती है। लेडी मैकबेथ जो है वो फेरीनेस के लिए जानी जाती है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा उग्रता होना, बहुत इम्पेशेंट होना, जिसमें कोई धैर्य की भावना ना हो। तो मैकबेथ, लेडी मैकबेथ इसलिए जानी जाती हैं। इसकी स्पेलिंग विशेष ध्यान रखना, FIER, फेरीनेस, ठीक है। बियर्टिस जो है वो बाइटिंग सरकाज़म के लिए जानी जाती हैं। बाइटिंग सरकाज़म क्या होता है, वो तीखे व्यंग करना कहलाता है। तो जो बेट्रिस है वो किसके लिए, तीखे व्यंग करने के लिए जानी जाती है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया पोर्सिया किस लिए जानी जाती है, तो पोर्सिया इंटेलेक्चुअलिटी के लिए जानी जाती है, यानी कि अपनी बौद्धिकता के लिए जानी जाती है, टैलेंट के लिए जानी जाती है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें कि विच कैरेक्टर इज़ द मिडलसम ओल्ड बोर इन हैमलेट, तो वो कौन होता है, वो पोलिनियस दिखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑफ कंपोर्ट नो मैन स्पीक, लेट्स टॉक ऑफ ग्रेव्स, वॉर्म्स, एपिटाफ, मेक डस्ट आवर पेपर एंड विद रेन आइज राइट सारो ऑन द बॉजम ऑफ द अर्थ, हु स्पीक दीज लाइन्स। तो ये किंग रिचर्ड बोलता है, रिचर्ड सेकंड में बोलता है। वो कहता है आराम के बारे में कोई आदमी बात नहीं करता, चलो कब्र कीड़ों और समाधि लेखों के बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके की बात वो कहता है। अगला क्या है, उन्होंने कहा ऑल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज एंड tend to become lectures on Shakespeare's women, for in the comedies they have the front of the stage, who wrote it, जॉर्ज गॉर्डन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि शेक्सपियर के जितने भी हमारी कॉमेडीज़ थीं, कॉमेडीज़ पर सभी इनके लेक्चर्स शेक्सपियर की महिलाओं पर लेक्चर्स बन जाते हैं, क्योंकि हास्य नाटकों में वे मंच के सामने होती हैं। तो जॉर्ज गॉर्डन लिखते हैं इस बात को। अगला उन्होंने कहा है फॉर क्लियोपेट्रा टू मिरांडा, फ्रॉम क्लियोपेट्रा टू मिरांडा, क्लियोपेट्रा से लेकर के मिरांडा तक, ही इज इक्वली एट होम एंड हैज़ द होल रेंज ऑफ फेमिनिटी एट हिज कमांड। जॉर्ज गॉर्डन ये भी कमेंट करते हैं, वो कहते हैं क्लियोपेट्रा से लेकर के मिरांडा तक वह समान रूप से सहज है और उनके पास वुमेनिस्ट या फेमिनिटी की पूरी श्रृंखला है, जॉर्ज गॉर्डन कहते हैं। फिर अगला डॉक्टर जॉनसन का एक कमेंट है, हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल, हिज कॉमेडी टू बी स्टिनेक्ट। उनकी जो ट्रेजेडी हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा क्या स्किल नज़र आता है मुझको, और उनकी जो कॉमेडी हैं उसमें क्या नज़र आता है, टू बी स्टिनेक्ट। अच्छा, इंस्टिनेक्ट का मतलब होता है कि बहुत सहज ज्ञान, उनकी कॉमेडी से बहुत आसानी से समझ आ जाती है, सहज ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसा शेक्सपियर के बारे में कौन कहता है, डॉक्टर जॉनसन कहते हैं। द स्टोरी ओथेलो की वो सेट कहाँ की जाती है, वेनिस में, यानी कि ओथेलो की सेटिंग कहाँ दिखाई जाती है, वेनिस में। एल्सिनोर का किला या एल्सिनोर इन डेनमार्क इज अपियर इन, ये कहाँ होता है, तो हैमलेट प्ले में होता है। इसके बाद में कहा गया है रेगन, गॉनरेल, कॉर्डेलिया आर दी डॉटर्स ऑफ, ये तीनों डॉटर, ये तीनों पुत्रियां किसकी हैं, किंग लियर की हैं, और किंग लियर प्ले में। अगला हु रोट हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ एंड एसे इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ शेक्सपियर क्रिटिसिज्म, ये कौन लिखता है, तो ये चार्ल्स नाइट लिखते हैं, एलसी नाइट जिनको पढ़ा जाता है, ठीक है, लायनल चार्ल्स नाइट, एलसी नाइट। अगला उन्होंने कहा है कि टी.एस. एलियट रोट हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, इट अपीयर्स इन द सैक्रेड वुड, ही यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ही कंसिडर्ड हैमलेट एंड। तो विलियम शेक्सपियर का एक नाटक था हैमलेट, ठीक है, उसको टी.एस. एलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर, इसके कॉन्सेप्ट के आधार पर उसको आर्टिस्टिक फेलियर बोला था, ठीक है। अगला ध्यान बनाए रखना, बेन जॉनसन राइट सोल ऑफ द एज, बेन जॉनसन कहते हैं हर युग की आत्मा, द अप्लाउज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, ठीक है। ये कौन कहता है, बेन जॉनसन किसके बारे में कहते हैं, तो विलियम शेक्सपियर के बारे में कहते हैं, किसके बारे में, विलियम शेक्सपियर के बारे में, ठीक है।
हु हैज़ टेकन दीज लाइन्स, दाउ हैज़ नॉर youth nor age, but as it were an after dinner sleep, dreaming on both। और ये जो लाइनें हैं यहाँ तक, ये कहाँ से ली गई हैं? मेजर फॉर मेजर से ली गई। और पता ही है मेजर फॉर मेजर किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, ये लाइनें मेजर फॉर मेजर से ली गई हैं और इन लाइनों को उठा करके एक एपिग्राफ बनाया गया था फॉर हिज पोइम, अपनी पोइम के लिए, जॉनसन। तो और किसने बनाया था? टी.एस. एलियट ने। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टी.एस. एलियट ने अपनी पोइम जॉनसन के एपिग्राफ के लिए मेजर फॉर मेजर से कुछ लाइनें ली हैं और वो लाइनें कौन सी हैं? ए वाली हैं। ठीक है, मतलब ये है कि किसने अपनी कविता जॉनसन के उपशीर्षक के रूप में मेजर फॉर मेजर से ये पंक्तियाँ ली? तो किसने ली? टी.एस. एलियट ने। अगला देखो, हु कॉल शेक्सपियर माई शेक्सपियर एंड आस्क हिम टू राइज एज ही विल जज दी बाय द चौसर एंड स्पेंसर। तो ये कौन कहता है? कि बेन जॉनसन कहते हैं कि मेरे शेक्सपियर तुम उठो और मैं तुम्हें लॉज करूँगा, जो चौसर हैं, स्पेंसर हैं, इनसे भी ऊपर मैं तुम्हें जगह दूंगा, स्थान दूंगा। हु कॉल्स शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ हेवन। तो विलियम शेक्सपियर को स्वीट स्वान ऑफ एवन किसने कहा था? वो भी बेन जॉनसन ने कहा था, यानी कि एवन नदी का प्यारा हंस। अगला, हु कॉल शेक्सपियर आ ड्रंकन सैवेज विद आ सम इमेजिनेशन। तो वॉल्टियर ने कहा था, ये वॉल्टियर का स्टेटमेंट है। शेक्सपियर वाज एडमिटेड टू अ ग्रामर स्कूल। शेक्सपियर ने एक ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की थी। उस स्कूल को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम क्या है? द किंग्स न्यू स्कूल के नाम से। ठीक है, द किंग्स न्यू स्कूल। अगला क्या है? ओ टाइगर्स। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट, ओ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ वुमेन्स हाइड, वेयर डज द लाइन अपीयर। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो हेनरी 6 पार्ट 3 से ली गई हैं। अगला, शेक्सपियर वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट बट ही वॉज नॉट इवन अ ब्राइट एक्टर। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट तो थे, नाटककार तो थे, लेकिन बहुत अच्छे एक्टर नहीं थे। अगला उन्होंने कहा टू व्हाट डू अ क्वार्टो एंड अ फोलियो शेक्सपियर ओरिजिनली रेफर। तो जो क्वार्टो है, फोलियो है, तुमने देखा होगा विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज होते हैं वो क्वार्टो में होते हैं, फोलियो में होते हैं। तो ये क्या है? ये किसी भी कार्य का जो भी ये लिखते थे उसके साइज़ को डिपेंड करता था, या तो वो क्वार्टो साइज़ में होते थे या फोलियो साइज़ में होते थे। अगला स्टेटमेंट देखो क्या है? बेन डेड सेकेंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर। विलियम शेक्सपियर का सेकेंड फोलियो कब आया था? तो ये कब आया था? 1632 में। अच्छा, इनका फर्स्ट फोलियो कब आया था? फर्स्ट फोलियो इनको आया था 1623 में। ठीक है, और 23 को उल्टा कर देना तभी ये 32 हो जाएगा। और इसके बाद में इनका जो थर्ड फोलियो आया था विलियम शेक्सपियर का, वो कब पब्लिश हुआ था? 1663 में। कब हुआ था? 63 में। और लास्ट फोलियो जो कि फोर्थ फोलियो था वो कब आया था? 1685 में आया था। अगला अगर हम बात करते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शेक्सपियर्स फाइट विद आ पायरेट्स। तो ये बुक के लेखक कौन है? शेक्सपियर्स फाइट विद आ पायरेट्स। तो इसके लेखक हैं A.W. पोलार्ड। अगला बात करते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट है, द एसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन द मैकबेथ इज एन इमिटेबल एसे। ये एक इमिटेबल एसे है। इज़ रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया? ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन द मैकबेथ, थॉमस डिक्वेंसी के द्वारा इसको लिखा गया है दोस्तों। तो आज के वीडियो का ही अंतिम क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।